हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल। पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारा जो ये उदा बैच चल रहा था, इसमें क्लास 9th की जो मैथ्स की तुम्हारी क्लास है, यानी कि गणित की तुम्हारी क्लास है, उसमें तुम्हारे कमल भैया के स्क्वायर सर, कमल सर, जो तुम्हें बुलाना है बुला लो। मैथ्स का तुम्हारे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे एक छोटे से रिकैप से कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। उसके बाद हम चलेंगे कि हमने भाई आज की क्लास में क्या देखना है, क्या चीजें समझनी है और क्या क्या चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। ठीक है, तो सारे बालक तैयार हैं? जल्दी से बताओ, सारे बालक तैयार हैं? तो चलो भाई, फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, या फिर हम बोले तो हमारा संख्या पद्धति के। क्या नाम है भाई इसका नाम है संख्या पद्धति ना, संख्या पद्धति के लेक्चर नंबर 4 में। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, बैकलॉग अपना क्लियर कर लेना, क्योंकि जब तक बैकलॉग रहेगा तब तक नई चीजें समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना बैकलॉग जो है वो क्लियर करके रखा करो, क्योंकि जब बैकलॉग नहीं रहेगा तो चीजें समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं, देखो भाई, किस चीज का। अगर मैं पहले बताऊं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारा वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, जहां पर हमने काफी कुछ देखा था। हमने देखा था कि भाई जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक परिमेय संख्या आती है। दो परिमेय संख्याओं की हम गुणा भाग घटा करते हैं तो हमारे पास एक परिमेय संख्या निकल कर आती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वहां पर निश्चित नहीं है कि परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। वहां पर परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें और घटाएं, तो जोड़ने और घटाने पर यह फिक्स है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हो और घटाते हो तो यह फिक्स है, यह निश्चित है कि आपके पास हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर आप एक परिमेय संख्या की और एक अपरिमेय संख्या की गुणा और भाग करते हो, तो भैया देखो, अगर परिमेय संख्या 0 है तो उस केस में तो तुम्हारे पास 0 निकल कर आएगा, यानी कि उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम्हारे पास एक परिमेय संख्या निकल कर आएगी। लेकिन अगर परिमेय संख्या 0 नहीं है, यानी कि कोई ऐसी परिमेय संख्या है जो कि 0 नहीं है, लाइक 1 हो गई, -1 हो गई, 1/2 हो गई, -1/2 हो गई, 0 को छोड़कर कोई और परिमेय संख्या अगर है, तो अगर उसके गुणा और भाग तुम किसी भी अपरिमेय संख्या से करते हो तो तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या ही निकल कर आती है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिर हमने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या से जुड़े हुए कुछ वास्तविक संख्याओं पर संबंधित कुछ सूत्र देखे थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में भी हम उन्हें छोटा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक तो परिमेयकरण के बारे में। परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बस एक बार समझने वाली बात है। ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक से तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें बस क्या करना है, अपना कॉपी और पेन लेकर इसे नोट डाउन करते हुए चलना है और जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन्हें समझने की कोशिश करनी है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, टेंशन ना लो। अगर तुमने ये पूरे लेक्चर देख लिया तुम्हें समझ में आ जाएगा परिमेयकरण क्या होता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि घातांक के नियम क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम घातांक के नियम के बारे में और बात करेंगे। मैं तुम्हें यह भी समझा दूंगा कि घातांक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि अभी घातांक क्या होता है। तो घातांक के बारे में ही बात कर लेंगे और उसके नियम तो जो है तो है, वो तो देखने ही है। ठीक है,
तो बिना किसी देरी के सीधा शुरुआत करते हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, इजी चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बस इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पूरे चैप्टर पर बेस्ड अलग अलग तरीके के, अलग अलग बुक के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, आरएस के, ठीक है, और तुम्हारी जो अलग अलग टाइप की बुक हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास की तो कहानी क्या होगी, आज की क्लास की कहानी केवल परिमेयकरण और घातांक के नियम पर चलने वाली है। तो शुरू करते हैं बच्चों सीधा हम हमारे पिछली क्लास के एक रिवीजन से। तो हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था अभी तक कि भैया संख्या पद्धति में हमारी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, और वास्तविक संख्या के अंदर हमारी दो तरीके की संख्याएं आ जाती हैं। सबसे पहली परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो के, जैसे 1/2, -1/2, -3/4, -7/8, 1.2, ठीक है, या माइनस के हमारा क्या √2 या √2, ठीक है, मतलब सॉरी माइनस के √2 और √2 क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या में आते हैं। क्योंकि भैया देखो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q बराबर ना हो जीरो के, ठीक है। अब वहीं पर हमने देखा था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का हो सकता है, पहला शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हम पिछली क्लास में रिवाइज कर चुके हैं, हम खाली अभी क्या कर रहे हैं, इनका रिवीजन टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हमने इन्हीं वास्तविक संख्याओं के ऊपर संक्रिया के बारे में बात करी थी, ठीक है, इन्हीं वास्तविक संख्याओं के ऊपर संक्रिया के बारे में बात करी थी, और उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जो कि अपरिमेय संख्या या जो हमारी रूट वाली संख्या होती है उनके लिए जरूरी है, ठीक है, जो कि तुम्हारे यहां पर सामने लिखे हुए हैं, ठीक। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट के अंदर a इंटू बी, तो आप उसे लिख सकते हो √a इंटू √b, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है √2, मैं सबका एग्जाम्पल एक पेज पे देता हुआ चलता हूं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, मान लो कहीं लिखा है √2 इंटू √3, तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो सिंगल रूट के अंदर 2 इंटू 3 यानी कि √6, या फिर अगर कहीं लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हो √2 इंटू √3, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है √a अपॉन √b, तो आप उन्हें सिंगल रूट के अंदर a अपॉन b लिख सकते हो, सिंपल सी चीज है। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है √2 अपॉन √3, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो सिंगल रूट के अंदर 2/3, ठीक है। ये क्लियर है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं बच्चों ये, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं लिखा हुआ है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो ये डायरेक्टली इज इक्वल टू होता है a माइनस b के। ये फॉर्मूला तुम्हारा इस फॉर्मूले से निकल कर आता है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है किसके, x² माइनस y² के, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारा इस वाले फॉर्मूले से निकल कर आता है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है x माइनस y² के। तो अगर इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करो तो क्या बनता है कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो x की जगह पर √a है, y की जगह पर √b है, ठीक है। तो √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बनता है, x² माइनस y²। तो यहां पर क्या बनेगा, √a² माइनस √b², तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, खाली a माइनस b बचेगा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास मान लो कहीं आ जाता है √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो तुम्हें इसे ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पहले तुम लिखोगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ना, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b किसके बराबर है, a माइनस b के। तो यहां पर √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह पर है 3, b की जगह पर है 2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा a माइनस b के इक्वल, यानी कि 3 माइनस 2 के इक्वल, जिसकी वैल्यू हो गई 1, सिंपल, ठीक है। √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b के, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस √b इंटू a माइनस √b, अब सेम इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। यहां पर बस क्या है, a के ऊपर रूट नहीं है, तो जिसके ऊपर रूट नहीं है उसके ऊपर स्क्वायर बच जाएगा, और जिसके ऊपर रूट है उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, a² प्लस √b का स्क्वायर बनेगा, तो √b के स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से √b का रूट हट जाएगा, तो तुम्हारे पास खाली b बचेगा। तो a प्लस √b इंटू a माइनस √b इज इक्वल टू हो गया a² माइनस b, ठीक है।
मान लो तुम्हारे पास है 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, है ना। तो a माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस बी के डायरेक्टली यानी कि 3 के। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हो गया 22 के। सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहां तक के फॉर्मूले तो तुम्हें जरूर ध्यान होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 फॉर्मूले तो तुम लोगों को जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाले तुम्हें याद करने कर लो, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कहां से आता है, ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, कहां से, ये आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ये वाला फॉर्मूला है, बस इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह पर रूट ए आ जाएगा और बी की जगह पर रूट बी आ जाएगा। तो रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, और यहां पर क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, सिंगल रूट के अंदर ए बी, इस वाले फॉर्मूले से सिंगल रूट के अंदर ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, बस ये बन जाता है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से आता है। अगर कहीं पर आता भी है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। ठीक है, ये वो सारी चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये सारे फॉर्मूले कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हुए तो वहां पर यूज करेंगे, लेकिन अभी जो मेन चीज हमारी आती है वो क्या है, वो है हमारे लिए परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण, बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब परिमेयकरण होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन परिमेयकरण होता क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब भी आपके हर में, ठीक है, अंश बटे हर, कोई भी अगर संख्या आप लिखते हो तो वो ज्यादातर अंश बटे हर में होती है, अंश बटे हर में। ठीक है, तो अगर कभी भी आपकी किसी संख्या के हर में अपरिमेय संख्या आ जाए, अगर कभी भी हर में अपरिमेय संख्या आ जाए, ठीक है, अपरिमेय संख्या आ जाए कहां पर, हर में। अगर हर में अपरिमेय संख्या आ जाती है ना तो भाई हमें पसंद नहीं आता। ये जैसे होता है ना कि भाई बिरयानी में तुम्हारी क्या आ जाए, इलायची आ जाए, तो मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो सेम बिल्कुल वही वाला हाल इसका भी है कि भैया अगर हर में अपरिमेय संख्या आ जाए तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं भैया, हम ये कहते हैं कि ये जो हर है इसमें से भाई अपरिमेय संख्या को हटाओ। ठीक है, इसमें से अपरिमेय संख्या को हटाओ। तो बेटा किसी दी हुई संख्या में हर में से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने का प्रोसेस ही, या परिमेय संख्या में बदलने का जो क्या है आपका तरीका है, उसे ही परिमेयकरण बोला जाता है, उसे ही हर का परिमेयकरण बोला जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कि किसी दी हुई संख्या में जो हर है उसे अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलने के प्रोसेस को ही हम परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बस अपरिमेय संख्या को किस में बदल देते हैं, अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में बदल देते हैं, परिमेय संख्या में बदल देते हैं। और ये होता कैसे है बच्चों, ये होता है तुम्हारा परिमेयकरण गुणांक के द्वारा। ठीक है, या परिमेयकरण गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, मैं सीधा सीधा बताता हूं कैसे होता है कैसे नहीं, अब देखते हुए चलना जरा। अगर यहां पर अलग अलग तरीके की परिमेय संख्याएं तुम्हारे पास हो सकती है, यहां पर अलग अलग तरीके की परिमेय संख्या तुम्हारे पास हो सकती है। ठीक है, जैसे अब सबसे पहली परिमेय संख्या है तुम्हारे पास 1/√2 के हर का परिमेयकरण करो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। यहां पर क्या है, यहां पर तुम्हारा 1/√2 है, तो बटे में कैसी संख्या है, तुम्हारा हर में कैसी संख्या है,
हर में कैसी संख्या है, हर में एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसे बदलना है एक परिमेय संख्या में। जो √2 यहां पर हर में है, इसे हमें एक अपरिमेय संख्या के रूप से परिमेय संख्या में बदलना है। तो ये कैसे होगा, आप देखो। तो जब भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, बस सिंपल ये दो चीजों का ध्यान रख लो, परिमेयकरण तुम्हें आ जाएगा। सिंपल ये दो चीजों का ध्यान रख लो, परिमेयकरण तुम्हें आ जाएगा। अगर हर में एक पद वाली अपरिमेय संख्या दी हुई है, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो केवल √2 है, केवल और केवल एक पद है, केवल और केवल एक पद है। तो अगर एक पद वाली अपरिमेय संख्या तुम्हें दी हुई है, कहां पर, हर में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, 1/√2 अगर है, ठीक है, तो हर में क्या है, हर में तुम्हारा सिंगल यानी कि एक पद वाली अपरिमेय संख्या है √2। तो बस इसी संख्या से, जो आपको हर में दी हुई है, इसी संख्या से आपका अंश में और हर में दोनों जगह बस गुणा कर दो। ठीक है, क्या करो भैया, अगर सिंगल पद वाली अपरिमेय संख्या हर में दी हुई है, जैसे कि 1/√2 हो गया, या 1/√3 हो गया, या 1/√5 हो गया, या 1/√14 हो गया, या 1/√17 हो गया, या 1/√111 हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सिंगल एक पद वाली, एक टर्म वाली अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर बटे में तुम्हें एक टर्म वाली अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, तो कुछ नहीं करना, बस उसी अपरिमेय संख्या से क्या कर देना है, उसी अपरिमेय संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा, √2 की गुणा करेंगे एक में, तो √2 गुणा एक हो गया √2, और √2 की गुणा करेंगे √2 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया √2/2। तो अब यहां पर क्या था, यहां पर था 1/√2, यहां पर क्या था, 1/√2, और हमने क्या कर दिया, √2/2, यानी कि अब तुम देखोगे तो यहां पर क्या थी बच्चों, यहां पर तुम्हारा हर था कैसा, यहां पर तुम्हारा हर था अपरिमेय, यहां पर हर कैसा था, अपरिमेय, और अब तुम्हारा हर कैसा है, अब हर बन गया चुका है 2, और 2 कैसी संख्या है, 2 है परिमेय संख्या। तो बेटा यही जो तुम्हारा प्रोसेस है, एक दी गई संख्या में अगर हर अपरिमेय है, तो उस हर को परिमेय बनाने का ही जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं बेटा, हर का परिमेयकरण। और पहला तरीका जो है, या पहली टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अगर हर में तुम्हारी सिंगल डिजिट है, अगर हर में तुम्हारी सिंगल डिजिट है, जैसे 1/√2, या फिर मैं तुमसे बोलूं कि क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दूं कि 1/√19 के हर का परिमेयकरण करो, कि हर का परिमेयकरण करो, तो क्या होगा बच्चों, परिमेयकरण करो, तो क्या होगा भाई, सिंपल वही तरीका है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। क्या होगा, अपना जो नंबर 1/√19 है, तो ये क्या है, √19 एक पद वाली अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √19 है, सीधा सीधा √19 है, एक पद वाली अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक पद वाली अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, √19 से ऊपर गुणा, √19 से नीचे गुणा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √19 गुणा एक कितना हो जाएगा, √19 गुणा एक हो गया √19, और नीचे कितना हो जाएगा, √19 गुणा √19 कितना हो जाएगा, √19 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, अपने पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया कितना, अपने पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया √19 बटे में कितना, 19। ये लो भाई, सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, क्या है भाई, कि माइनस के 2/√3 का परिमेयकरण कीजिए।
या करें। तो भाई क्या होगा, यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी सेम चीज है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है माइनस के 2/√3, है ना, यही तो है। तो क्या करेंगे, बटे में सिंगल क्या है, एक पद वाली अपरिमेय संख्या है, एक पद वाली अपरिमेय संख्या है, तो क्या करोगे, बस इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंश में भी और हर में भी। तो ऊपर बन जाएगा माइनस के 2√3 बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो ये बन गया बच्चों तुम्हारा क्या, ये बन गया तुम्हारा 2/√3 का परिमेयकरण। तो भैया सिंपल प्रोसेस है, अगर हर में सिंगल डिजिट वाली संख्या तुम लोगों को दे रखी है मेरे लाल, तो उसका परिमेयकरण कैसे होगा, सिंपल इस तरीके से होगा। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है, यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ। चलो अब देखो, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरी टाइप का क्वेश्चन, यहां पर आता है दूसरी तरीके का क्वेश्चन। जब आपके हर में जो अपरिमेय संख्या है, जब आपके हर में जो अपरिमेय संख्या है वो सिंगल टर्म वाली ना हो, दो टर्म वाली हो, जैसे कि यहां पर है, ठीक है, यहां पर आपकी अपरिमेय संख्या है क्या भाई, यहां पर आपकी अपरिमेय संख्या है 1/2 + √3, 1/2 + √3। तो अभी तक जो आपकी अपरिमेय संख्या हर में थी वो थी √2, √3, √19, √101, √111, ये सारी संख्या आपकी हर में थी, और ये क्या थी, ये सिंगल डिजिट वाली संख्या थी। तो अगर तुम उनका परिमेयकरण करते थे तो क्या करते थे, सेम उसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा करके काम चला लेते थे। लेकिन यहां पर ऐसा करना संभव नहीं है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर परिमेयकरण का मतलब तो वही है कि ये जो अपरिमेय संख्या तुम्हें दे रखी है, ये जो 2 + √3, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। तो 2 + √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब एक अपरिमेय संख्या को, जो हर में एक अपरिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या में बदलना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर कि भैया ये उस तरीके से नहीं बदली जा सकती कि जो नीचे दी हुई संख्या है उसका ही क्या कर दो, उसका ही ऊपर नीचे गुणा कर दो और तुम्हारा काम हो जाए। उस तरीके से ये नहीं बदली जाएगी, ठीक है, कि तुम 2 + √3 नीचे दिया हुआ है तो 2 + √3 से ऊपर गुणा कर दी, 2 + √3 से नीचे गुणा कर दी और तुम्हारा काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहां पर तुम्हें चीजें थोड़ी सी बदलनी पड़ेंगी। क्या, देखो भाई, जो संख्या तुम्हारी दी हुई है 1/2 + √3, गुणा तो तुम्हें अभी भी उसी संख्या से करनी है, गुणा तो तुम्हें अभी भी उसी संख्या से करनी है, 2 + √3 से ही, ठीक है। बस क्या कर देना है, ये जो बीच वाला चिन्ह है, ये जो बीच वाला चिन्ह है, इस बीच वाले चिन्ह को बदल देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये जो बीच का चिन्ह है इसे बदल देना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर ये प्लस का है तो माइनस कर देना है, अगर ये माइनस का है तो प्लस कर देना है, ठीक है। और फिर जो संख्या आएगी उसके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करनी है, बस बीच का चिन्ह बदल देना है। तो संख्या है 2 + √3, तो ये जो प्लस का साइन है इसे माइनस में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो बस 2 - √3 से ऊपर गुणा कर दी, 2 - √3 से नीचे गुणा कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, देखो बच्चों, ऊपर तो बन गया 2 - √3 गुणा 1, तो 2 - √3 बटे में नीचे क्या बन गया, 2 + √3 गुणा 2 - √3। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा कि भैया a + √b गुणा a - √b, ये डायरेक्टली बराबर होता है a² - b के, ठीक है। तो यहां पर भी तो वही बन रहा है, 2 + √3 गुणा 2 - √3 डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, आपका 2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 3 के। तो अपने पास कितना आ गया, 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 3।
तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सॉल्व करने पर हमारे पास निकल कर आ गया 2 माइनस रूट 3 बटे में 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो अपरिमेय संख्या थी हर में, जो अपरिमेय संख्या थी हर में, वो बदल दी गई है एक परिमेय संख्या से, वो बदल दी गई है एक परिमेय संख्या से। तो क्या हुआ, इसके हर का परिमेयकरण हो गया। तो बच्चों देखो अब क्या समझ में आया कि अगर बटे में एक पद वाली अपरिमेय संख्या है तो सिंपल है, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अगर बटे में एक पद वाली अपरिमेय संख्या है तो सिंपल है कि उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हर में दो पद वाली अपरिमेय संख्या है, जैसे कि ये है 2 प्लस रूट 3 या 3 माइनस रूट 2, या फिर तुम्हारा आ जाए कितना 2 रूट 3 प्लस 3, ठीक है 2 रूट 7 माइनस 2, या फिर 2 माइनस 7 रूट 2, अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है जहां पर तुम्हारे दो पद बन रहे हैं, जैसे रूट 2 माइनस रूट 7, ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, तुम दो पद वाली अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करने के लिए क्या करोगे, सेम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, बस बीच का चिन्ह बदलकर। ठीक है, जैसे कि यहां पर 2 प्लस रूट 3 था तो हम 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन ये जो प्लस का साइन है इसे बदल देंगे, किससे, माइनस के साइन से। अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस के साइन को बदल देते प्लस के साइन से, लेकिन यहां पर प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन बदल दिया माइनस से, तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी और हमारे पास ये आ गया सॉल्व करके। ठीक है, तो यही काम अब आपको हर जगह करना है। ठीक है, तो आपके जो परिमेयकरण वाला टॉपिक है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये आ गया, सेम वही तरीका है। क्या है भाई, आपको दे रखा है कि 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 में हर का परिमेयकरण करो। तो सिंपल है, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब रूट 3 माइनस रूट 5 है ना, तो घबराने वाली बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था जब हर में दो पद वाली अपरिमेय संख्या हो, यहां पर क्या है रूट 3 माइनस रूट 5 दो पद है। ठीक है, तो जब दो पद वाली अपरिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस चिन्ह बीच का चिन्ह बदलकर। तो यहां पर माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को बदल देंगे बस हम प्लस के साइन से। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, इससे ऊपर गुणा कर दी, और रूट 3 प्लस रूट 5 इससे नीचे गुणा कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली हमारे पास बन जाएगा, देखो ऊपर तो बन गया रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू 1 हो गया कितना, रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। तो ये डायरेक्टली हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़कर आए, ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली इसे हम ए माइनस बी कर देंगे, यानी कि 3 माइनस 5 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। खत्म किस्सा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल इजी परिमेयकरण करने का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े आराम से किया जा सकता है। बटे में दो पद वाली अपरिमेय संख्या थी तो हमने क्या करा, बस उन दोनों पदों के जो बीच का साइन है, बीच का चिन्ह है, वो माइनस था, उसे बदलकर प्लस कर दिया और उस नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दी, अंश और हर में गुणा कर दी, गुणा करने के बाद सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। देख लो भाई एक बार, क्लियर है सबको, चलो अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन है कि 1/7 प्लस रूट 3 रूट 2, 1/7
7 प्लस 3√2। इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो सिंपल है भाई, आराम से हो जाएगा, कर लो जरा, कर लो भाई। हर का परिमेयकरण क्या होगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा, बस बीच का चिन्ह बदल दो। तो 7 प्लस 3√2 है, प्लस को बदल देंगे माइनस से, तो 7 माइनस 3√2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा 1/7 प्लस 3√2। इसमें क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे 7, प्लस को बदल देंगे माइनस 3√2 से, बटे में 7 माइनस 3√2 से। तो ऊपर क्या बन गया, 7 माइनस 3√2 गुणा 1, तो ऊपर बन गया 7 माइनस 3√2। और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, नीचे बन गया 7 प्लस 3√2 गुणा 7 माइनस 3√2। तो तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसे उठाकर सॉल्व कर लो, तुम लोगों के पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास आ गया खाली 2। ठीक है, हल करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, तो 49 माइनस 18 करेंगे, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 31 बचा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया कितना, 7 माइनस 3√2 बटे में 31, और ये हमारे इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस ये देखो कि हर में कौन सी संख्या दी हुई है। जो संख्या हर में दी हुई है अगर वो एक पद वाली है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और अगर वो 2 पद वाली है तो दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदलकर जो संख्या आएगी उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे हर का परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, इजी, इजी, बच्चों का खेल एकदम। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, अब यहां पर हम परिमेयकरण वाले टॉपिक को रखते हैं साइड में। परिमेयकरण के जितनी तरीके के सवाल हो सकते थे वो मैंने तुम्हें करा दिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो होंगे वो हम अगली क्लास में देख ही लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास है वहां पर हम इसके बारे में चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तुम्हें क्या करना है, जो परिमेयकरण मैंने सिखाया है उसके बेसिस पर जो भी बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो भी किताब तुम्हारे पास है, अगर किसी के पास अभी नहीं है तो भाई एनसीईआरटी की किताब तुम्हें मिल जाएगी वेबसाइट पर एनसीईआरटी की। डायरेक्ट गूगल पे जाना, एनसीईआरटी डालना, खाली एनसीईआरटी डालना। ठीक है, पहला लिंक आएगा एनसीईआरटी का, दूसरा लिंक आएगा टेक्स्ट बुक फर्स्ट टू 12th। ठीक है, दूसरा लिंक आएगा टेक्स्ट बुक फर्स्ट टू 12th। वो टेक्स्ट बुक पे क्लिक करना, वहां पर तुम जाकर अपनी क्लास डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, और जैसे सब्जेक्ट तुम मैथ्स डालोगे तो तीसरा सेक्शन वो पूछेगा लैंग्वेज, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या फिर उर्दू में चाहिए। तो हिंदी के लिए गणित सेलेक्ट करना, इंग्लिश के लिए मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना, और उर्दू के लिए रियाजी सेलेक्ट करना। ठीक है, तो हमें तो हिंदी में चाहिए तो हम गणित सेलेक्ट करेंगे। भैया तुमने पहले अपनी क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास 9th, सब्जेक्ट सेलेक्ट करा मैथ्स, और उसके बाद गणित। ठीक है, गणित सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारी जो किताब है वो खुल जाएगी, गो कर देना, किताब खुल जाएगी। किताब खुलने के बाद तुम आराम से वहां पे अपने सारे चैप्टर्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो। एनसीईआरटी की पूरी किताब पढ़ी है वहां पर। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है वहां से देखकर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो परिमेयकरण की, जब तक अगली क्लास नहीं आती है। ठीक है, अब चलो सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या है भाई। अब यहां पर देखो, ये चीज सारी तुम पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर बात करेंगे घातांक सबसे पहले क्या होती है। घातांक क्या होती है, मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 8, तो यहां पर 2 हमारा क्या है, 2 है हमारा आधार। ठीक है, और 8 हमारा क्या है, 8 है बच्चों हमारा घातांक। तो ये जो घात वाला अंक होता है ना,
ये जो घात वाली, ये जो पावर होती है या फिर ये जो किसी संख्या की घात होती है, उसी को हम घातांक बोलते हैं। तो यहां पर घातांक हमारा क्या है, 8 है। तो यहां पर अब जब हम बात करने वाले हैं, यहां पर बात किस बारे में करेंगे कि अगर किसी संख्या के ऊपर आपका कोई घातांक दिया हो जो कि वास्तविक संख्या हो, यानी कि अगर घात में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, अब घात में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, घात में हो सकता है √2 हो जाए, घात में हो सकता है 1/2 हो जाए, घात में हो सकता है -1/2 हो जाए। अभी तक तुमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, अभी तक तुमने पढ़ा था बस कि घात में 1 आ गया, घात में 2 आ गया, घात में 1/2 आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें तुमने क्लास 8 तक पढ़ी थी। लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं पढ़ा कि अगर घात में -1/2 आ जाए तो क्या होगा, घात में √2 आ जाए तो क्या होगा, घात में √7 आ जाए तो क्या होगा। तो देखो, उन सब के लिए भी सेम फॉर्मूले बनते हैं जो कि अभी तक तुमने पहले से पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a⁴m गुणा a⁴n, मतलब कि क्या है, मतलब तुम्हारा आधार जो है वो समान है और घात अलग अलग है, ठीक है, घात अलग अलग है। जैसे यहां पर आधार क्या है, a, घात क्या है, m और n, ठीक है, आधार समान है और घात अलग अलग है और दोनों पद गुणा में है, तो क्या होगा, आपका आधार तो वही रहेगा और दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाथों हाथ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कराता हुआ चलता हूं तुम लोगों की। देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 की घात -3 गुणा 2 की घात 4, ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ है, ठीक, ये कहीं लिखा हुआ है, तो तुम इसे सीधा सीधा लिख सकते हो भैया फॉर्मूले से कि भाई आपका आधार क्या है, आधार समान है, तो ये हो जाएगा आधार वही रहेगा और जो दोनों घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो -3 + 4, दोनों घातें आपस में जुड़ गई, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, -3 + 4 हो जाएगा हमारा प्लस का 1, यानी कि ये आ गया 2 की घात 1 यानी कि 2, सिंपल, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपका ऐसा दिया हुआ है कि दो आधार, समान आधार वाले पद जो है वो गुणा में है, ठीक है, और उनकी घातें अलग अलग है, उनकी घातें अलग अलग है, तो क्या होगा, आधार वही रहेगा और घात आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। अब सेम यही किस्सा बनेगा किसके लिए, सेम यही किस्सा बनेगा किसके लिए, जब आपकी क्या हो, आपके जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो और ये दोनों पद क्या हो, ये दोनों पद आपस में भाग में हो, आपस में भाग में हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका क्या होगा, दोनों घात जो है, जो नीचे वाली घात है वो ऊपर वाली घात से माइनस हो जाएगी, ठीक है, आधार सेम रहेगा, ठीक। मैंने क्या बोला कि मान लो आधार सेम है और मैं इसे ले लेता हूं -4, ठीक है, -4 ले लिया मैंने इसे, तो क्या होगा भाई, आधार तो सेम है दोनों का, आधार तो सेम है दोनों का, तो 2 ऐसे ही रहेगा और क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात जो है वो माइनस हो जाएगी। तो मैंने 4 में से -4 को माइनस कर दिया, 4 में से -4 को हमने माइनस कर दिया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -+4, तो अपने पास आ गया कितना, 4 और 4 8, तो 2 की घात 8 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से बता देता हूं मैं तुम्हें, एक ही हो गया, एक और ले लो। मान लो तुम्हें दे दिया गया 3 की घात 9 बटे 3 की घात 7, तो सिंपल है, आधार क्या है, आधार दोनों के समान है, घात क्या है, घात अलग अलग है और दोनों भाग में है, तो क्या होगा, आधार वही रहेगा और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात जो है वो माइनस हो जाएगी। तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 की घात 9 - 7 कितना हो गया, 2, तो 3 की घात 2 मतलब 9, सिंपल, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका है जब दो समान आधार वाले पद जिनके घातांक या घात अलग अलग हो, ठीक है, अगर वो भाग में है तो उन्हें कैसे हल करेंगे, पद वही रहेगा, घात दोनों की आपस में माइनस हो जाएगी, जो नीचे वाली घात है वो ऊपर वाली घात में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब देखो आगे क्या है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अब क्या है कि पद के आधार जो है वो अलग अलग है, आधार जो है वो अलग अलग है लेकिन घात सेम है, आधार क्या है, अलग अलग है और घात सेम है, और पद क्या है, आपस में गुणा में है, a की घात m गुणा b की घात n अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो क्या होगा,
दोनों पद आपस में गुणा में हो जाएंगे और घात वही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, या 2 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2, तो क्या होगा भाई? देखो आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन घात सेम है दोनों की, और दोनों पद आपस में गुणा में है, तो क्या होगा? दोनों पद डायरेक्टली गुणा में आ जाएंगे और घात वही रहेगी। तो ये हो जाएगा 2 × 6 की घात 1/2। सिंपल। मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, आपका अगर घात सेम है, घात सेम है और दो अलग अलग आधार वाले पद गुणा में है, तो क्या होगा? दोनों पद की आपस में गुणा हो जाएगी और घात आपकी वही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे सबको समझ में? अब जैसे गुणा में था वैसे ही भाग में होगा, कि अगर दो अलग आधार वाले पद क्या है जिनकी घात सेम हो वो भाग में हो। ठीक है, जैसे कि a की घात m बटे b की घात m, तो यहां पर क्या होगा? आपका a और b क्या हो जाएंगे? आपस में भाग में आ जाएंगे और घात उनकी एक ही रह जाएगी। देखो जैसे कि अगर तुम्हारे पास आ जाए 2 की घात -1/2 बटे 3 की घात -1/2, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2/3 की घात -1/2। खत्म बात। ठीक है, 2/3 की घात -1/2, क्योंकि क्या है, दोनों की घात सेम है, पद आधार अलग अलग है और दोनों के दोनों भाग में है, तो क्या होगा? दोनों भाग में आ जाएंगे आपस में और घात क्या हो जाएगी? घात आपकी वही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं लिखा है a की घात m ब्रैकेट बंद n, तो उसमें तुम क्या करोगे? पद वही रखोगे, जो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर पावर है उनके आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। ठीक, a की घात 0 का मान हमेशा क्या होगा? a की घात 0 का मान हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 ले लो, 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0, 8 की घात 0, 100 की घात 0, √3 की घात 0, रूट -√3 की घात 0, किसी की भी घात 0 लोगे उसका मान हमेशा 1 होता है। और अगर कहीं लिखा हुआ है a की घात -m, तो उसका मतलब होता है 1/am। क्यों? जैसे कि यहां पर मान लो अगर लिखा हुआ है कहीं कितना, 2 की घात -3, तो इसका मतलब होता है बच्चों 1/2 की घात 3। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे यहीं पर लिखा हुआ था 2 की घात -1/2, 2/3 की घात -1/2, तो इसका मतलब होगा कितना? 1/2/3 की घात 1/2। मतलब जो भी घात माइनस में होती है वो क्या होती है? वो 1 के बटे में आ जाती है। जो भी घात माइनस में होती है वो 1 के बटे में आ जाती है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 3/2 की घात 1/2। ठीक है, पलट कर ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये तुम्हारा तरीका होता है अगर घात माइनस में है। ठीक है, अगर घात माइनस में है। ठीक, एक और चीज है वो भी नोट कर लो, अगर हम भी स्क्वायर बनाएंगे भाई, ये लो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि a की घात 1, तो वो बराबर होता है 1 के। अगर किसी संख्या की घात 1 लिखी हुई है तो वो हमेशा उसी संख्या के बराबर होगा, ध्यान रखना। अगर किसी संख्या की घात 1 लिखी हुई है तो वो हमेशा उसी संख्या के बराबर होगा। अब सीधा बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो घातांक के नियम है एक बार इन्हें देख लो, एक बार नोट कर लो। ठीक है, हम सीधा सीधा अब इन घातांक के नियम पर आधारित प्रश्नों पर चलेंगे और एक एक करके देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी से देख लो भाई एक बार, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि हमें इन्हें क्या करना है? सरल करने हैं। घातांक के नियम पर आधारित सवाल हैं सारे के सारे और हमें इन्हें क्या करना है? सरल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आंसर यहीं पर हाथों हाथ साइड में ही सॉल्व करेंगे। पहला क्या है भाई? 2 की घात 2/3 गुणा
2 की घात 1/3। अब यहां पर क्या है, तुम खुद अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ और सोचो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर क्या है, आधार सेम है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, आधार सेम है, घात अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भैया, हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था कि भैया अगर आधार सेम हो और घात अलग अलग हो और दो पद अगर गुणा में है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आधार वही रहता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो भाई लगा लो इसका इस्तेमाल। तो क्या होगा, आधार आपका यही रहेगा 2 और इसकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 + 1/3, है ना। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 की घात, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ गया 2 + 1, तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घात 2 + 1 कितना हो गया, 3/3, 3 से 3 कट गया, यानी कि आ गया 2 की घात 1, मतलब कि इसका मान निकल कर आ गया 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 बराबर होगा 2 के। सिंपल, क्या था, आधार एक जैसे थे और घात अलग अलग थी। तो जब आधार एक जैसे हो और घातांक अलग अलग हो और वो दोनों पद गुणा में हो तो क्या होगा बच्चों, आपका आधार सेम वही रहेगा और दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला है 1/3 की घात 5 की घात 4, 1/3 की घात 5 की घात 4। तो देखो भाई इसे सॉल्व करते हैं, कितना होगा बच्चों ये, दूसरा 1/3 की घात 5 की घात 4। सिंपल, अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको 2 मिनट पहले ही एक सूत्र बताया था। ठीक है, 2 मिनट पहले ही हमने सूत्र पढ़ा है एक, कि अगर कहीं पर लिखा है a/b⁻m तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, a/m/b/m। ठीक है, ये उसे लिखा जा सकता है। तो सेम इसका इस्तेमाल यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर हम इसे कर देंगे कितना, 1/4 यानी कि 1 की घात 4 बटे में 3 की घात 5 की घात 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की घात 4 का मतलब तो हो जाता है 1, और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि आपका a की घात n की घात m अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या होता है, जो ब्रैकेट खोलते हैं हम, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है, दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो a की घात n गुणा m, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएंगे 3 की घात 5 गुणा 4। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/3 की घात 20, 5 चौक 20। अब तुम इसे हल कर लो, क्या आएगा वो तुम देख सकते हो। ठीक है, 3 की घात 20, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 20 बार करके देख लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई, 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। तो यार देखो ये तुम खुद से कर सकते हो, यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, देखो आधार सेम है, घात अलग अलग है और दो पद कैसे हैं, दो पद भाग में है। तो क्या होता है, जब आधार सेम होते हैं, घात अलग अलग होती है और दो पद भाग में होते हैं तो आधार वही रहता है और घात क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। तो नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में से माइनस हो जाएगी, तो 1/5 माइनस 1/3। इसे हल करेंगे कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो भाई एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7 की घात, एलसीएम लेंगे तो 3 पंजे 15, एलसीएम आ गया 15, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3 - 5। तो तुम्हारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 3 - 5 हो गया -2, तो 7 की घात -2/15। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे पलट कर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि a की घात -n का मान कितना होता है, a की घात -n का मान होता है कितना, 1/7 की घात 2/15।
ये हमारे इस वाले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट भाई देखो यहां पर क्या है, 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। तो यहां पर क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है। आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आधार अलग अलग हो, घात एक जैसी हो और दोनों पद आपस में गुणा में दिए हो, तो क्या होता है, आपका दोनों पदों की आपस में गुणा हो जाती है और घात वही रह जाती है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 13 गुणा 17 की घात 1/5। 13 गुणा 17 कर लो, उसकी घात 1/5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये, एक बार देख लो। सारे के सारे तो मैंने करा ही दिए हैं बताकर। ठीक, हम आगे चलते हैं फिर, जल्दी से देखो भाई। चलो देखो क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि घातांक के नियम, 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3, इन्हें हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले पहले वाले को लेते हैं, 64 की घात 1/2। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले को ही लेंगे हम, 64 की घात 1/2। फर्स्ट, बहुत इजी है ये। तो हम इसे लिख सकते हैं, 64 की घात 1/2 को हम लिख सकते हैं कितना, या तो आप इसे लिख लो 4 की घात कितना, या तो आप इसे लिख लो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 गुणा 8, 8 की घात 2, 8 गुणा 8 64 होता है। तो 64 को हम लिख लेंगे 8 गुणा 8 की घात 1/2। 8 गुणा 8 का मतलब कितना हो गया, 8 का स्क्वायर की घात 1/2। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था क्या, कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a की घात n की घात m, बताओ, तुम खुद बताओ ना, कमेंट्स में तुम लोग भी तो बताओ कि कौन सा सूत्र रहेगा। तुम खुद देखो, अगर कहीं पर लिखा है a की घात n गुणा m, तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट खुलते ही दोनों की घातों की गुणा हो जाती है ना। तो यही चीज यहां पर होगी, दोनों की घातों के आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8, ब्रैकेट खुलते ही घात की गुणा हुई, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 8 की घात 1, यानी कि तुम्हारे पास कितना आ गया आंसर, 8 निकल कर आ गया आंसर। ये लो, 8 की घात 1 का मतलब तो 8 ही होगा, 8 निकल के आ गया आंसर, खत्म किस्सा। अगला देखो, 32 की घात 1/5, सॉरी 32 की घात 1/5। सेकंड, ठीक है, 32 की घात 1/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि हमारा 2 की घात 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 1/5। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट खोलेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट गया, अपने पास कितना आ गया, 5 की घात 1, यानी कि सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 1, यानी कि 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल सा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है तुम खुद करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। कैसे करोगे, 25 125, 125 की घात 1/3 है, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 को तुम लिख सकते हो 5 की घात 3। ठीक है, ब्रैकेट खोलेगा तो क्या होगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 5 की घात 1 यानी कि 5। ठीक है, तो तीसरा वाला पार्ट तुम लोग खुद करोगे, ये तुम लोगों के लिए तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए इन सब का मान। ठीक है, हमें 9 की घात 3/2 को ज्ञात करना है, 32 की घात 2/5 को ज्ञात करना है, 16 की घात 3/4 को ज्ञात करना है, 125 की घात -1 को ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे हमारा 9 की घात 3/2। तो क्या होगा बच्चों, देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, बचपन से जानते हैं 9 हमारा क्या होता है, 3 की घात 2।
3 की घात 2 की घात 3/2। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा, तुम्हें पता है ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, दोनों घातों के आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27, तो हमारे पास 9 की घात 3/2 का मान आ गया 27 निकलकर। 9 की घात 3/2 का मान आ गया 27 निकलकर। ठीक है, अगला सवाल देखो, सेम इसी तरीके से होगा अगला सवाल भी, सेम इसी तरीके से होगा अगला सवाल भी, डिट्टो यही सवाल है। क्या करेंगे भाई, 32 की घात 2/5 है, तो 32 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था, क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं हमारा 2 की घात 5 गुणा 2/5। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, तुम्हारे पास आ गया 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2 कितना होता है, 4, तो 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल तुम लोग खुद करोगे, इजी सवाल है, ये तुम खुद से करोगे। 16 की घात 3/4, तो 16 को तुम क्या लिखोगे, 16 को तुम लिख सकते हो कितना, 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 को तुम लिख सकते हो 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, घात 4 से क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तुम्हारे पास आएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो इसका आंसर आएगा 8। तुम खुद से सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। मैं तुम्हें कराता हूं चौथा वाला सवाल, तो ये है तुम्हारा कितना, कितना है भाई, ये है 125 की घात माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। तो देखो 125 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 से कम 25, देखो 25 पंजे 125 को हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 की घात 3, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125, ठीक है ना, तो इसे हमने लिख लिया 5 की घात 3 की घात माइनस के 1/3, ब्रैकेट खुलेगा, आपस में गुणा होगी, तो हो जाएगा 3 5 की घात 3 गुणा माइनस के 1/3, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 3 की गुणा माइनस के 1/3 से करेंगे तो आ जाएगा 5 की घात माइनस के 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचा कितना, 5 की घात माइनस के 1। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सूत्र रिवाइज करा था, क्या, कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a की घात माइनस के n, तो इसका मतलब होता है 1/a की घात n। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 5 की घात माइनस के 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5 की घात 1, और हमारे पास आ जाएगा 5 की घात 1 का मतलब 5, तो हमारा आंसर हो गया 1/5। तो 125 की घात माइनस के 1/3 बराबर हो गया किसके, 1/5 के। ठीक है, तो यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां तक सबको क्लियर है, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है सबको, ये जल्दी से देख लो, क्लियर है भाई, चलो अब आगे देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 की घात 4/3 ज्ञात कीजिए, इसका क्या मान होगा। 8 की घात 4/3 का मान पूछ रहा है हमसे ये, तो देखो 16 8 4 या 2, कमेंट में बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से तुम लोग कमेंट में बताओ, इतने में सॉल्व कराता हूं। देखो 8 की घात है 4/3, ठीक है, तो तुम 8 को क्या लिख सकते हो, तुम 8 को लिख सकते हो कितना, 2 की घात 3 लिख सकते हैं हम 8 को, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 की घात 4/3। अब क्या होगा, यहां पर ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया, हमारे पास कितना आया, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारे पास 8 की घात 4/3 बराबर निकल कर आ गया किसके, 16 के। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर ए 16 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये आ गया सबको समझ में। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि
27 की घात माइनस के 2/3 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 9 के, 1/3 के, 3 के या 1/9 के? बहुत इजी है। 27 की घात माइनस के 2/3, इजी है बहुत। तो देखो 27 को हम लिख सकते हैं कितना? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि तुम्हारा 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 ब्रैकेट बंद की घात माइनस के 2/3। तो यहां पर क्या होगा? ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 3 की घात 3 गुणा माइनस के 2/3। इसकी गुणा इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 गुणा 3, तो माइनस के 2 तिया 6, तो 3 की घात माइनस के 6/3। 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, तो अपने पास आ गया कितना? 3 की घात माइनस के 2। अब घात माइनस के 2 है, हमें पता है अगर घात माइनस में है तो ये क्या होगा? ये आ जाएगा बटे में। तो हमारे पास आ गया 1/3 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 1/9। तो कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों? 1/9 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प 1/9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों देखो, इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म होते हैं। और आज की क्लास में हमने हमारा जो परिमेयकरण वाला टॉपिक था वो भी पढ़ लिया। हमने देखा कि अगर किसी संख्या के हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है, तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही हमारा परिमेयकरण कहलाता है। और कैसे बदलते हैं? अगर सिंगल डिजिट वाली, सिंगल पद वाली, एक पद वाली अगर आपकी अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं? उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और अगर दो पद वाली अपरिमेय संख्या हर में है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों पदों के जो बीच का चिन्ह है उसे बदल कर जो संख्या आती है उससे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, परिमेयकरण में हमने ये देखा। उसके बाद घातांक के नियम के लिए हमने कुछ सूत्र देखे और उन पर आधारित प्रश्न देखे। ठीक है, तो भैया एक बार जो आज की क्लास में तुम्हें सूत्र और प्रश्न कराए हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में जो होने वाली है, ठीक है, वो क्लास केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। ठीक है, वहां पर मैं ये सारी चीजें तुम्हें रिवाइज कराऊंगा एक बार जल्दी जल्दी, और रिवाइज कराकर सीधा तुम्हें लेकर चलूंगा कहां पर? क्वेश्चन पर। तो अगली क्लास पूरी की पूरी क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है। ठीक है, संख्या पद्धति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो अगली क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। के स्क्वायर भैया के साथ, कमल सर के साथ, कमल भैया के साथ, जो तुम्हें बुलाना बुला लो। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय पाल को।